प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावर वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के शहीदों की याद में वहां पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1982 में बने इस वॉर मेमोरियल में जाकर बांग्लादेश में शहीद हुए उन सैनिकों को याद कर रहे थे जो अपने वतन की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर गए। इसे सैयद मैनुल हुसैन ने डिज़ाइन किया था। सावर वॉर मेमोरियल ये कहा जाता है। 71 में बांग्लादेश युद्ध में जो शहीद हुए थे उनकी याद में इस मेमोरियल को बनाया गया है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान के उस ग्रेट विल ने बांग्लादेश को एक अलग मुल्क के तौर पर स्थापित किया, लेकिन उसमें बहुत से सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पाकिस्तान से अलग होकर फिर बांग्लादेश की स्थापना हुई और एक नई राह पर बांग्लादेश चल निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ उन्हीं शहीदों को याद करने के लिए पहुंचे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी, और अब बांग्लादेश उन्हीं शहीद सैनिकों की बदौलत आज अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। शेख हसीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रमों में साथ शिरकत करेंगे। लगभग 8 घंटे कुल मिलाकर ये कार्यक्रम होने वाले हैं, जिनमें दोनों शिरकत करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मतुआ समाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना होगा, क्योंकि कल पहले चरण के चुनाव मतदान की शुरुआत हो जानी है पश्चिम बंगाल में, और मतुआ समाज बहुत मायने रखता है पश्चिम बंगाल में। सीधे सीधे 30 सीटों पर उसका असर है, लेकिन कुल मिलाकर 70 सीटों पर मतुआ समाज माने रखने वाली कौम है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटिंग बुक में, डायरी में कुछ लिखते हुए, दिबांग पीछे कुछ हल्का सा संगीत भी चल रहा है। हाँ जरूर, देशभक्ति का गीत चल रहा होगा। और मुक्ति वाहिनी को जिस तरह से भारत में ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, जिस तरह से उनको हथियार दिए गए, अब याद करना पड़ेगा उन दिनों प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, और जिस एक्टिवली उन्होंने वो सब किया, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा भारत का। और एक तरीके से अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें पूरे क्षेत्र में, तो एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का अलग हो गया। बहुत बड़ा झटका रहा पाकिस्तान का, और 93 लाख लोगों ने वहाँ सरेंडर किया। वो यहाँ आए, उनको वापस भेजा गया। तो एक तरीके से बहुत डिमोरलाइजिंग इफ़ेक्ट हुआ उसका पाकिस्तानी आर्मी पर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये सारी बातें इसी से जुड़ी हुई हैं। और आलोक जी, जो बात दिबांग अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी जब हिंदुस्तान वहाँ बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश के उस सरजमी पर खड़े होना, वो भी 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, ये क्या संदेश भेजता है? और ये तस्वीरें लगातार आ रही है। देखिए, एक पौधा, एक पेड़ जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर
आपको लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रूबिका जी, ये वही परंपरा, जैसे राजघाट पर अभी आपने पूछा संगीत चल रहा है, तो शेख मुजीबुर रहमान भी वहाँ के राष्ट्रपिता हैं नंबर 1। और दूसरा, आप चूँकि अभी जैसा कहा गया युद्ध की बात से पहले शेख मुजीबुर रहमान वास्तव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अवामी लीग को बहुमत मिला था राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक असेंबली के लिए भी, लेकिन अयूब खान और भुट्टो जिन लोगों ने उनको नहीं बनने दिया, और इसीलिए 26 मार्च को, इसलिए मेरा मानना है कि आज़ादी के लिए, जैसे हम कहते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने जिस तरह से भूमिका निभाई, और जैसा अभी कहा इंदिरा गांधी का एक सपोर्ट, चूँकि वो भी एक तरह से भारत का सपोर्ट में कहना चाहिए, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, लेकिन पूरे भारत में उस लोकतंत्र वहाँ पर रहे, और वो लोग जो लाखों की संख्या में तानाशाह मार रहे थे उन भाइयों को, चूँकि बांग्लादेश, वो लोग तो हमारे, आपने जैसा कहा आज पश्चिम बंगाल में हम लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा लोकतंत्र यज्ञ है वो, जो कल चुनाव वहाँ से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसी स्थिति में हम वहाँ के लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान अब कह रहा है ना, कल भी आपने सुना हो, वहाँ हमारे सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं कि पाकिस्तान इस समय युद्ध विराम कर रहा है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध का इस तरह से, चीन के साथ हमारा एक कुछ शांति जैसे उस सीमा पर है, पाकिस्तान शांति पर है, तो बांग्लादेश के साथ ये संबंध, और बंगाल के चुनाव पर भी यदि कहते हैं हम लोग, तो उसमें भी लोकतंत्र मजबूत हो, ये भी एक प्रतीक माना जा रहा है। दिबांग कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रणय का रुख करूंगी। दिबांग, मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आलोक जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री का, पर मुझे लगता है कि उल्लेख करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री और कोई नहीं बल्कि इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उस समय वो दौर था जब निक्सन और किसिंजर की राजनीति यहाँ पे चलती थी, और कीड़े मकोड़ों की तरह वो, मतलब अगर उनकी बातचीत करें तो जिस लहजे में वो इस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते थे वो बेहद शर्मनाक है, और बहुत सारी किताबें इस पर लिखी हुई हैं। ये समझ में आता है कि अमेरिकी किस तरह से समझते थे भारतीयों को, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, तो उसमें खड़ा वहाँ उनका रहना, उनके फ्लीट का हिंद महासागर में मौजूद रहने के बावजूद उनका आगे बढ़ना, मेरे ख्याल से वो एक मैं जानता हूं कि यहाँ के देशों का भी फिर एकजुट होकर ताकत दिखाना अमेरिका को कि हम साथ साथ हैं, ये भारत का ही, देखिए और देश नहीं, उस समय तो भारत ही अकेला खड़ा रहा। अच्छा, चूंकि प्रणय वहां पर मौजूद है ढाका में, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, क्या जानकारी आपके पास, यहाँ पर स्टूडियो में रहना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी आपके पास वहां ग्राउंड पर पहुंचना है। लोग किस तरीके से ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को? रूबिका, आप अपना सवाल दोहराएंगी? मैं कह रही हूँ बांग्लादेश के लोग किस तरीके से इस दौरे को ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी को कैसे लिया जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश के अगर आम लोगों की बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत के साथ भारत की एक गुडविल है, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा के आवेदन अगर किसी देश में किए जाते हैं भारतीय वीजा के लिए, तो वो बांग्लादेश में किए जाते हैं। यहाँ रोज सुबह 4 बजे से लाइन लगती है भारतीय वीजा हासिल करने के लिए, और कोविड काल के अंदर भी भारतीय वीजा को हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद है। ये बात जरूर है कि इस प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर कुछ राजनीति हो रही है। यहाँ पर खासतौर पर अपोजिशन पार्टीज की बात करें, एक रेडिकल फोर्सेस जो हैं वो इसको भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसके मद्देनजर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसके अलावा ढाका यूनिवर्सिटी में भी कल कुछ क्लैशेस हुए हैं खासतौर पर इस मामले को लेकर, लिहाजा राजनीति जरूर गरमाई हुई है। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो आम लोग इसे संभावनाओं की तरह से देखते हैं। जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन मुहैया कराए, रूबिका, कोविड काल के अंदर भारत की वैक्सीन मैत्री का, प्रयासों का, वैक्सीन डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा लाभार्थी कोई है तो वो बांग्लादेश है। 9 करोड़ वैक्सीन भारत ने मुहैया कराए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का जो एयर इंडिया 1 है जो ढाका में लैंड हुआ है, तो वो दोस्ती और साझेदारी के संदेश के साथ साथ अपने साथ 12 लाख वैक्सीन खुराक का एक खेप भी लेकर पहुंचा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से भारत की तरफ से ये दिखाने की जो कोशिश है कि भारत कितनी अहमियत देता है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन मानता है बांग्लादेश को, और इन सारी चीज़ों के लिहाज से बांग्लादेश के आम लोगों की सेहत का भी कितना ख्याल है भारत को। तो ये सारे संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की इस यात्रा के साथ कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को बहुत नजदीक से जानने वाले राजदूत रहे हैं बांग्लादेश के पिनाक रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को सर? कोरोना काल, चीन, पाकिस्तान और वहां पश्चिम बंगाल का दौरा, ट्रायंगल या फिर आपका एक ही एंगल है सर?
देखिए, मैं तो आपसी संबंध जो हमारे हैं बांग्लादेश के साथ, उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि वो पहला जो देश उन्होंने चुना है जाने के लिए, वो है बांग्लादेश, और वो भी कोरोना काल में, और साथ में कोविड के वैक्सीन भी ले गए हैं। पहले भी बांग्लादेश को हमने वैक्सीन की ग्रांट दी थी, सबसे पहला देश बांग्लादेश था जहां हमने वैक्सीन भेजे थे। तो ये क्या संकेत देती है? ये संकेत ये दे रही है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो सब हो गए हैं। टेरिटोरियल बोलिए या मैरीटाइम बाउंड्री बोलिए या जो कनेक्टिविटी है, आज हम बांग्लादेश के साथ रेलवे कनेक्टिविटी जिस तरह से जोड़ रहे हैं, जो हमारे पार्टीशन से पहले था, जहां लोग आना जाना करते थे, जैसे कोस्टल एग्रीमेंट हुआ है जहां चिटगांग से, कलकत्ते से चिटगांग जहाज में सामान जाएगा और फिर वहां से अगरतला पहुंचेगा और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है पद्मा ब्रिज। पद्मा ब्रिज जब बनेगा, मल्टी मॉडल ब्रिज होगा, तो नॉर्थ साउथ बांग्लादेश और कलकत्ते से जो कनेक्टिविटी बनेगी वो कभी 50 साल में कभी नहीं बनी। और उधर अखौरा और अगरतला के साथ जो एक कनेक्टिविटी बन रही है वो भी मल्टी मॉडल है, जो हम ये फिर उसके बाद ये संभव होगा कि हम दिल्ली में एक ट्रेन में बैठे और सीधा अगरतला जा सके बांग्लादेश के बीच से होकर। वो उसके लिए एग्रीमेंट्स करनी पड़ेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें। और इस वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट को मतलब जो सुविधाएं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कम होगा, और साइबर कनेक्टिविटी भी हो रहा है। ऑक्सेस बाजार से अगरतला में स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर से साइबर कनेक्टिव किया जा रहा है। तो इसमें जितनी भी सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश को साथ में लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिया जाए। वहां पे इंडस्ट्री होगी। क्यों इंडस्ट्री नहीं जाती है नॉर्थ ईस्ट में? क्योंकि वहां से सामान भेजना बड़ा महंगा पड़ता है जी। इसके बाद एक और जो प्रोजेक्ट है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इंडियन कंपनीज इन बांग्लादेश, जहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करें हमारे देश के कंपनियां, तो वो वहां से मार्केटिंग कर पाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में, और फिर इंडिया भी माल भेज पाएंगे। वो बांग्लादेश का एक एक्सपोर्ट बन जाएगा इंडिया में। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए तमिलनाडु में है, उनको माल भेजना तो नॉर्थ ईस्ट कितना ज्यादा महंगा पड़ता है, ये तो उनको मालूम है, सबको मालूम है। इसीलिए वहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग शुरू कर पाए तो ये सुविधाएं भी मिलेगी, कंज्यूमर्स को भी मिलेगी और इकोनॉमी को। और एक बात और भी है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है, इट हैज बीन जज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ से बांग्लादेश शुरू हुआ और आज किस स्तर पे है, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से बेहतर है। पाकिस्तान को वो ओवरटेक कर चुके हैं जीडीपी पर कैपिटा में, शायद इंडिया को भी कर जाए कुछ दिनों में जीडीपी पर कैपिटा। तो बांग्लादेश में जो तरक्की हुई है, हम कभी सोचते नहीं है इसके बारे में ज्यादा। हमारे यहाँ हम लोग मतलब पश्चिम मुखी ज्यादा है और पूर्व मुखी कम है। और ये वक्त आ गया है और शायद यही संकेत पिनाक जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है। बिल्कुल एक्ट हो रहा है, ये एक्ट इन एक्शन है। अब शुरुआत करनी है दोबारा इस काल में, तो मैं यहाँ देखकर, पूर्व की तरफ देखकर शुरुआत करूंगा। और इसीलिए बांग्लादेश के इतने महत्वपूर्ण दिन वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दौरा लगातार आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले सावर वॉर मेमोरियल में मौजूद थे, शहीदों को याद किया। अब आगे के कार्यक्रम के लिए हमारा कैमरा उनके पीछे पीछे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।